हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम अपने पिछले डिस्कशन जो हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, यानी कि इशू ऑफ शेयर्स जो है उसके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 इलस्ट्रेशंस होमवर्क दिए थे, इलस्ट्रेशन 2, 3 और 4। पर इलस्ट्रेशन 3 और 4 मैं इस लेक्चर में आपको सॉल्व करवा देने वाला हूं, क्योंकि पहला ही लेक्चर था, ज़्यादा शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आया हो। तो अब मैं जब इनको सॉल्व करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने इलस्ट्रेशंस को खुद से एक बार ट्राई किया होगा तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपने किया है। और अब जो है मैं अगर सॉल्व करूंगा आपके साथ साथ, तो आपको अपनी गलतियां भी पता चल जाएंगी कि कहां पर हमने गलती की और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम चालू करेंगे इलस्ट्रेशन 3 के साथ। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है और ये था अंडर सब्सक्रिप्शन के ऊपर, यानी कि जब हम पब्लिक को शेयर्स ऑफर करते हैं जितना, उससे कम हमारे पास जो है एप्लीकेशंस आते हैं। लेकिन उस केस में एक चीज हमको ध्यान रखना है, जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस आए, ठीक है, तो हमको एक चीज देखनी है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया कि नहीं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर हमारे पास नहीं आता है, ठीक है, जो सेबी ने कहा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए, जितना शेयर्स आपने इशू किया है, पब्लिक को ऑफर किया है, उसमें से 90% मिनिमम आपका एप्लीकेशन आना ही चाहिए। अगर उतना नहीं आया ना, तो सारा एप्लीकेशन का पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा जो भी आया है, और आप एक भी शेयर अलॉट नहीं कर सकते। ये सेबी के रूल्स हैं, सेबी के रूल्स। और सेबी के रूल्स किस पर लागू होते हैं? जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं इंडिया में, यानी कि जिनकी शेयर्स की लिस्टिंग की हुई है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है, उन कंपनीज पे सेबी के रूल्स लागू होते हैं। और जिन कंपनीज पे सेबी के रूल्स लागू नहीं होते, यानी कि अनलिस्टेड कंपनीज हैं, उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होगा वो उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है, प्रॉस्पेक्टस में भी बताया हुआ होता है कि कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इस इलस्ट्रेशन 3 को सॉल्व करना चालू करते हैं। इससे पहले पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 ए लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है? ए लिमिटेड इशूड 43,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने शेयर्स इशू किए? देखो 43,000 शेयर्स, एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा कैसे कैसे मिलेगा? 20 रुपया मिलेगा एप्लीकेशन में, 30 रुपया मिलेगा अलॉटमेंट में, 25 रुपया ऑन 1 अक्टूबर 2020, यानी कि ये फर्स्ट कॉल होने वाली है, और 25 रुपया मिलेगा 1 फरवरी 2021, यानी कि ये सेकंड और फाइनल कॉल होने वाली है। ओके, ऑन 20 मई 40,000 शेयर्स वर अप्लाइड एंड ऑल एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड। देखो 43,000 शेयर्स हमने ऑफर किए पब्लिक को, ठीक है, और 20 मई को 40,000 शेयर्स का सिर्फ एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुआ, और सारे एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो गए। ऑब्वियसली एक्सेप्ट होने ही है, क्योंकि 40,000 शेयर्स जो हैं ये 43,000 शेयर्स के 90% से ज्यादा है। ओके, 43,000 का 90% कितना होगा एक बार देख ही लेते हैं। 43,000 शेयर्स का जो 90% होगा वो होगा 38,700। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेबी के रूल्स को अगर पकड़े तो 38,700 शेयर्स का एप्लीकेशन आना चाहिए। यहाँ पर आया है 40,000 शेयर्स का, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अलॉटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया और एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी किए गए। अलॉटमेंट कब में किया गया? अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून। ओके, ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेर रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई। अलॉटमेंट में जो भी पैसा ड्यू था हमारा, वो 15 जुलाई को हमने रिसीव किया। अच्छा, दोज ऑन फर्स्ट कॉल वेर रिसीव्ड ऑन 20 अक्टूबर। तो ये जो 1 अक्टूबर 2020 को आपने फर्स्ट कॉल ड्यू किया था, पब्लिक से पैसा मंगाया था कि पैसा दो भाई फर्स्ट कॉल का, कितना? 25 रुपया पर शेयर। ये रिसीव कब हुआ? ये रिसीव हुआ 20 अक्टूबर। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस व्हेन अकाउंट्स वेयर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2021। तो सेकंड कॉल जो है ना 25 रुपया वाला, जो 1 फरवरी 2021 को कॉल किया गया था कि 25 रुपया करके दो, उसका एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है कि कितने तारीख को पैसा रिसीव हुआ। तो हम कोई डेट अगर नहीं दिया हुआ है तो मान के चलेंगे कि 31 मार्च 2021 को ये पैसा, इससे पहले रिसीव हो गया होगा, पर 31 मार्च 2021 को ही डेट हम मान के चलेंगे जिस दिन बुक्स जो है वो कंपनी की क्लोज हो रही। ठीक है ना, तो 31 मार्च 2021 के दिन तक क्या क्या जर्नल एंट्रीज हो गई हैं वो हमको यहाँ पर दिखानी है। ओके, अब कुछ लोग ऐसा मान के चल सकते हैं कि 1 फरवरी को पैसा कॉल किया तो 1 फरवरी को ही मिल गया होगा, पर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि जिस दिन पैसा कॉल किया उसी दिन आ जाए। और कुछ लोग ये भी समझ सकते हैं कि 1 फरवरी को पैसा कॉल किया है और हो सकता है कि 31 मार्च तक पैसा ना मिला हो, पर वो भी थोड़ा जेन्युइन एजम्पशन नहीं होगा, क्योंकि देखो
1 फरवरी को अगर पैसा कॉल किया है तो 15-20 दिनों का टाइम देती है कंपनी, उसके अंदर पैसा आ जाना चाहिए। पर क्योंकि हमको एग्जैक्ट डेट पता नहीं है कि कितने तारीख को पैसा ये जो फाइनल कॉल वाला आया होगा, ठीक है, इसलिए हम 31 मार्च के डेट को ही पकड़ के चलेंगे। इंस्टीट्यूट ने भी सोल्यूशन में वही डेट लिया है। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको जर्नल एंट्रीज करनी है, तो जर्नल एंट्रीज का लिख लेते हैं यहां पर इलस्ट्रेशन 3, ठीक है ना। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है? ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड की बुक्स में हमको करनी है अकाउंटिंग। ओके, यहां लिखते हैं जर्नल, ठीक है। और जर्नल का मैं थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह बना लेता हूं। पर्टिकुलर्स, इधर रुपीस डेबिट और इधर रुपीस क्रेडिट। अच्छा, ऐसा नहीं लिखते हैं इसको, यहां पर लिखते हैं डेबिट, यहां पर लिखते हैं क्रेडिट, यहां पर लिखते हैं ऐसे रुपीस। ठीक है, ये हो गया। ज्यादा लाइंस वाइंस खींच के फॉर्मेट नहीं बनाने वाला मैं। देखो, जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो ना, तब एक टेबल बना लेना। ठीक है, क्या बना लेना? टेबल। अब यहां पर तो देखो टेबल ऑलरेडी बना ही हुआ है। शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन में कितना मिलना है हमको? 20 रुपया। अलॉटमेंट में कितना मिलना है हमको? 30 रुपया। फर्स्ट कॉल में कितना मिलना है? फर्स्ट कॉल में मिलना है 25 रुपया। ठीक है, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है इसमें भी मिलना है हमको 25 रुपया। तो टोटल कितना होता है? देखो 25 25 50 और 30 और 20 50, यानी कि 100 रुपए हमने टोटल पब्लिक से कॉल कर लिए। ओके, ये हो गया। अब ये हमारा ड्यू और रिसीव, इसका डेट्स जो है ये आप अगर बगल बगल में लिख लो तो जर्नल एंट्री करते समय आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर जस्ट वर्किंग्स के लिए लिख रहा हूँ। तो देखो, एप्लीकेशन का पैसा हमको कब मिला? एप्लीकेशन तो ड्यू नहीं होती है, डायरेक्ट पैसा ही मिलता है। तो एप्लीकेशन का पैसा हमको कब मिला? 20 मई को मिला। ठीक है, तो 20/5/2020 इस डेट को हमको एप्लीकेशन का पैसा जो है वो मिल गया। ओके, उसके बाद देखो तुम्हारा अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट का पैसा कब मिला? अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून। तो अलॉटमेंट ड्यू कब की गई? 1 जून। ये पैसा कब मिला? नहीं, अलॉटमेंट ड्यू हुई 1 जून। तो 1 जून को अलॉटमेंट का ड्यू हुआ, 1 जून 2020। और पैसा हमको कब मिला? 15 जुलाई को। ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई। तो 15/7/2020। ऐसा आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस मैं क्लियर कर ले रहा हूं वर्किंग्स, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमसे कोई गलती ना हो जाए। ओके, दोज ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल वेर रिसीव्ड ऑन 20 अक्टूबर। तो फर्स्ट कॉल देखो, ये जो फर्स्ट कॉल है 25 रुपए का, ये 1 अक्टूबर 2020 को ड्यू किया गया। पैसा किस दिन बुलाया गया? 1 अक्टूबर 2020 को। पैसा मिला किस दिन? पैसा मिला 20 अक्टूबर को, 20/10/2020। अच्छा, फाइनल कॉल जो है, सेकेंड कॉल 1 फरवरी 2021 को कॉल किया गया। तो ये 1 फरवरी 2021 को कॉल किया गया, पर पैसा किस दिन मिला ये चीज यहां पर लिखी हुई नहीं है, तो हम मान के चलेंगे 31 मार्च 2021 को। ठीक है ना, आप कोई भी डेट एक एजम्पशन कर सकते हो। अगर आप अज्यूम नहीं करना चाहते हो कोई भी डेट, तो आप वहां पर डेट की कॉलम को ब्लैंक भी छोड़ सकते हो जर्नल में, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो जर्नल का जो फॉर्मेट था, यहां पर मेरे एक डेट का कॉलम बना लेते हैं इधर, तो हमारे लिए आसान रहेगा। ठीक है, चलो अब जर्नल एंट्रीज जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा जो रिसीव हुआ, देखो कितने शेयर्स पे रिसीव हुआ है? 40,000 शेयर्स पे। ठीक है, तो 40,000 पे 20 रुपया करके रिसीव हुआ, तो कितना होता है हमारा? 40,000 इंटू 20, ये होता है 8 लाख रुपए। ठीक है, तो ये डेट क्या है? एप्लीकेशन का पैसा जो रिसीव हुआ 20/5/2020। देखो 20/5/2020, तो डेट यहां पर लिखेंगे हम 20/5/2020। और यहां पर पर्टिकुलर्स में जर्नल एंट्री जो है वो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हमको कितना पैसा मिला? हमको पैसा मिला है, यहां पर ब्रैकेट में बता देता हूं, 40,000 शेयर्स पे 20 रुपए।
ओके, तो ये होगा 8 लाख, 8 लाख, यस, इधर भी 8 लाख। तो जर्नल एंट्री हमने लिख दी, ठीक है। और यहां पर नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स, ठीक है, नरेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, एप्लीकेशन का पैसा तो हमको 20 मई 2020 को मिल गया। इसके बाद हमको क्या करनी है, अलॉटमेंट, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन आई थी हमने सारी एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है ना, एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड। तो अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून, 1 जून को हमने क्या किया, अलॉटमेंट किया। अब अलॉटमेंट में हमने 30 रुपए कॉल भी किए हैं, अलॉटमेंट में हमने 30 रुपए कॉल भी किए, लेकिन ये 30 रुपए को जो हमने कॉल किया है, पब्लिक से जो पैसा मांगा है, उससे पहले ये जो 20 रुपया हमको एप्लीकेशन में मिला, इसको अलॉटमेंट करना मतलब क्या, इसको हमको इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास आया है, इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एंट्री किस दिन होगी, जिस दिन अलॉटमेंट आप डिसाइड कर रहे हो कि आप इन शेयर्स के अगेंस्ट में जो है एप्लीकेशंस के अगेंस्ट में शेयर अलॉट करोगे एप्लीकेंट्स को। ओके, तो ये किस दिन हुआ, 1 जून। तो 1 जून को यहां पर 1/6/2020 को आपने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया टू, ये पैसा आप कहां ट्रांसफर कर रहे हो, ये जो एप्लीकेशन में आपको पैसा मिला था 8 लाख का, ठीक है ना, आपने इस अकाउंट में क्रेडिट करके रखा है, इसको अभी आप डेबिट कर दोगे 8 लाख से, और इस पैसे को आप कहां ट्रांसफर करोगे, इस पैसे को आप ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल में, क्योंकि अब आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो, एप्लीकेशन का जो पैसा मिला उससे आप कैपिटल में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, शेयर्स अलॉट कर रहे हो, ठीक है ना। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये पैसा कितना होगा, ऑब्वियसली यही 8 लाख रुपए जो हमको एप्लीकेशन में मिले हैं। कितने सारे शेयर्स हमने अलॉट किए, 40,000, ठीक है। अब यहां पर जो नरेशन आप लिखोगे ना, उसमें एक चीज ध्यान रखना कि शेयर कैपिटल के अलॉटमेंट के डिसीशंस, उसको फर्स्ट कॉल जो बुलाते हैं पैसा, इन चीजों का जो डिसीशंस होता है ना, उन डिसीशंस को बोर्ड मीटिंग में लिया जाता है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, आपको पता है, वो बोर्ड मीटिंग में जो रेजोल्यूशंस पास करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं ना, उसके लिए रेजोल्यूशंस पास होते हैं, और हर रेजोल्यूशन का एक सीरियल नंबर होता है, एक डेट होता है, जिसमें सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साइन करते हैं। तो मतलब अगर कोई मेरे को बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेनी हो ना, तो उस डिसीजन को बोला जाएगा कि रेजोल्यूशन। जब सारे डायरेक्टर्स मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं कि चलो जो भी एप्लीकेशंस आया उसको हम लोग अब अलॉट कर देते हैं, तो ये जो डिसीजन होता है वो बोर्ड मीटिंग में होता है, और इस डिसीजन को बोलते हैं रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन जो होता है वो उसका एक सीरियल नंबर और डेट होता है। तो यहां पर जब भी आप नरेशन लिखोगे तो इस चीज को मेंशन करने अच्छा होता है, ठीक है ना, जरूरी होता है, आप लिखोगे तो मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। बीइंग 40,000 शेयर्स allotted as per बोर्ड रेजोल्यूशन आप लिख सकते हो, या डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन लिख सकते हो, बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डैश डेट डैश। अब बोर्ड रेजोल्यूशन का नंबर और डेट तो हमको पता है नहीं, तो क्या करेंगे, डैश डैश ही लिखेंगे, ठीक है। मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ थोड़ी सी नीटनेस के लिए एक लकीर खींचते हुए चलता हूँ हर जर्नल एंट्री के बाद। तो ये दूसरी जर्नल एंट्री भी हो गई। अब तीसरी जर्नल एंट्री किस चीज़ की होगी, देखो यहां पर एप्लीकेशन का जो पैसा 20 रुपया आया था, उसको जब हमने डिसाइड किया कि हम शेयर्स को अलॉट करेंगे, तो पूरा पैसा हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब हमको नेक्स्ट काम क्या करना है, ये जो 30 रुपया हमने अलॉटमेंट में मंगाया है, ये जो 30 रुपया हमने अलॉटमेंट में मंगाया है, इसको भी हमको ड्यू करना पड़ेगा, इसको भी हमको ड्यू करना पड़ेगा, ठीक है ना। ड्यू मतलब जो पैसा हमने मांगा वो पहले अब हम ड्यू कर लेंगे। एप्लीकेशन के स्टेज में क्या होता है, पहले पैसा आता है, उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर होता है। लेकिन अलॉटमेंट और फर्दर स्टेजेस में क्या होता है कि पहले हम पैसा कॉल करके ड्यू कर लेते हैं, यानी कि कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, वो पैसा कैपिटल में चढ़ा देते हैं हिसाब, उसके बाद एक्चुअल पैसा जो है वो पब्लिक से आता है, ठीक है। तो यहां पर इसी डेट को, जिस दिन अलॉटमेंट हुई थी, इसी डेट को
1/6/2020, इसी डेट को हम क्या लिखेंगे, शेयर, सॉरी ई नहीं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट में हमको कितना पैसा लाना है, अलॉटमेंट में हमको लाना है 30 रुपए, तो 40,000 शेयर्स में 30 रुपए, ये होगा 12 लाख रुपए। ठीक है, तो यहां पर मैं 12 लाख जो है ऐसे लिख देता हूँ, इधर क्रेडिट में भी 12 लाख लिख देता हूँ, और यहाँ पर ब्रैकेट में छोटा सा लिख देता हूँ 40,000 इंटू 30। अब नरेशन क्या होगा इसका, नरेशन होगा बीइंग allotment money due on 40,000 shares as per board resolution number dash dated dash। ठीक है, ये जो अलॉटमेंट का पैसा हम कॉल करेंगे ना, ये डिसीजन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में ली जाती है, वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि ठीक है, हम इतने तारीख को अलॉटमेंट के तौर पर, अलॉटमेंट जो देंगे शेयर होल्डर्स को, उन्हीं शेयर होल्डर्स से 30 रुपए और पर शेयर मांग लेंगे। तो ये हमने 30 रुपए पर शेयर जो है मांग लिया। अब ये जो दो एंट्रीज हैं, ये एंट्री और ये एंट्री, इन दोनों को आप कंबाइन करके लिख सकते हो। ठीक है, इसको मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, इन दोनों को आप कंबाइन करके, तो रफ में, ओके, तो मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं एंट्री मिटा दूंगा। देखो यहां पर शेयर एप्लीकेशन 8 लाख आपने डेबिट किया और कैपिटल 8 लाख आपने क्रेडिट किया, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसको आपने 8 लाख डेबिट किया। ठीक है, और यहां पर देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख डेबिट किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना किया, 12 लाख। अब दोनों ही जर्नल एंट्रीज में एक चीज देखना, क्रेडिट आपने शेयर कैपिटल ही किया है, यहां पर भी शेयर कैपिटल ही किया है, तो इकट्ठे आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर सकते हो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पर 8 और 12 डायरेक्ट 20 लाख का फिगर ले सकते हो। ये आप क्यों कर सकते हो, क्योंकि देखो दोनों चीजें एक ही डेट में हुई है, दोनों चीजें एक ही डेट में हुई है। बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है वो क्या डिसीजन लिया है कि चलो ठीक है, 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमारे पास आई है, इसको कर देंगे अलॉटमेंट। ठीक है ना, शेयर होल्डर्स जिन्होंने अप्लाई किया है उनको शेयर्स अलॉट करेंगे, और साथ ही साथ हम 30 रुपए अलॉटमेंट के तौर पर और शेयर होल्डर से मांगेंगे। तो दोनों चीजें एक ही साथ डिसाइड हो रही हैं, एक ही रेजोल्यूशन में वो चीजें डिसाइड हो रही है। तो आप दोनों का जर्नल एंट्रीज कंबाइन करके कर सकते हो, पर मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जो लोग थोड़ा एडवांस लेवल में सोच सकते हैं, समझ रहे हैं आराम से, वो दो एंट्रीज को एक एंट्री में कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक एंट्री में कंबाइन कर सकते हैं। सोल्यूशन भी आप देखो कि बुक में, तो ये वाली एंट्री आपको वहां पर दिखाई हुई है। ठीक है, आप अलग अलग करोगे तो भी अच्छा, एक साथ करोगे तो भी अच्छा। वैसे अलग अलग करने से ना गलती होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं, अलग अलग दो अलग एंट्रीज पास करने से गलती होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं, और फिर आप आराम से क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। ओके, तो चलो यहां तक हमने कर लिया, अलॉटमेंट का पैसा हमने कॉल कर लिया। ठीक है, अब अलॉटमेंट का पैसा हमको मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये जो 30 रुपया हमने अलॉटमेंट में कॉल किया था 1/6/2020 को, ये हमको पूरा पैसा मिला कब, 15/7/2020 को। तो 15/7/2020 को एंट्री करेंगे, यहां 15/7/2020 को हम पैसा मिलने की एंट्री कर रहे हैं। तो पैसा मिलने से हमको बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा मिला हमको, ये जो शेयर अलॉटमेंट, ये जो शेयर अलॉटमेंट में हमने 12 लाख रुपए कॉल किए थे, ये पैसे मिले, तो इसी अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा, 12 लाख, 40,000 शेयर्स पे 30 रुपए करके मिल रहे हैं। ओके, तो 12 लाख रुपए हमको मिल रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब ये जो पैसा मिला, ये तो कोई बोर्ड रेजोल्यूशन में पास नहीं हुआ। बोर्ड रेजोल्यूशन में क्या होता है हमारा, बोर्ड रेजोल्यूशन में होता है हमारा डिसीजंस। ठीक है, तो ये जो शेयर का पैसा जो ड्यू करके हमने कॉल किया पब्लिक से, ये हो गया हमारा बोर्ड का डिसीजन। ठीक है, ये जो अलॉटमेंट हमने की यहां पर, ये हो गया हमारा बोर्ड का डिसीजन।
पर एक बार बोर्ड ने पैसा बुला लिया डिसीजन, अब जो पैसे आए हैं वो तो सिर्फ आने की एंट्री है, तो यहां पर कोई बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं लिखेंगे। हम यहां पर क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹30 पर शेयर। ओके, ये लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, यहां पर एक लकीर खींच ही देता हूं, ये हो गया हमारा। इसके बाद देखो अलॉटमेंट का यहां तक हमने कर लिया है, एप्लीकेशन का 20 रुपया हमको मिल गया, अलॉटमेंट का 30 रुपया भी ड्यू भी हो गया, मिल भी गया। अब फर्स्ट कॉल 25 रुपया हमको फर्स्ट कॉल में मांगना है शेयर होल्डर से। कितने तारीख को फर्स्ट कॉल का पैसा हमने मांगा, ड्यू किस दिन हुआ, 1/10/2020। तो सबसे पहले ड्यू होने की एंट्री जो है हमको पास करनी पड़ेगी 1/10/2020 को, 25 रुपया पर शेयर। तो 40,000 शेयर्स हैं, उसमें 25 रुपया पर शेयर अगर आप मांगते हो तो आप 10 लाख रुपया मांगते हो, ठीक है। डेट क्या था, 1/10/2020, तो यहां पर डेट लिखेंगे 1/10/2020। अब देखो पैसे अभी मिले नहीं है, पैसे हम मांग रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो एक शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये फर्स्ट ऐसे मैंने लिखा है, आप FIRST फर्स्ट कॉल ये लिखना, ठीक है ना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर कितना पैसा, 40,000, यहां पर मैं लिख देता हूं 40,000 इंटू 25। फर्स्ट कॉल में हमने कितना पैसा मंगाया पर शेयर, 25 रुपया, टोटल शेयर्स कितने हैं 40,000, तो 40,000 इंटू 25, तो ये होगा 10 लाख रुपए, ठीक है, ये हो गया। अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन में BR लिख रहा हूं, ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर इतना, डेट इतना, ठीक है। ये नरेशन भी हो गया। इसके बाद देखो फर्स्ट कॉल का जो पैसा आपने कॉल किया है, इस पैसे को अब आप रिसीव करोगे। अब कितने तारीख को पैसा आपको मिला, पैसा मिला 20/10/2020 को, यानी कि 20 अक्टूबर 2020 को आपको पैसा जो है वो मिला। इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, पैसा जो मिला है हमको, ठीक है ना। तो 20 अक्टूबर 2020 के डेट में एंट्री होगी, 20 अक्टूबर 2020, ओके। पैसा मिला यानी कि बैंक अकाउंट करेंगे डेबिट टू, क्या करेंगे, किस चीज का पैसा मिला हमको, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो एक चीज यहां पर समझो, ये जो हम अकाउंट्स खोलते हैं ना, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, ये टेम्पोररी अकाउंट्स होते हैं। जब हम पैसा कॉल करते हैं उस समय हम ये अकाउंट एक खोल लेते हैं, क्योंकि इसका पैसा हमको मिलने वाला है, ठीक है। और जैसे ही पैसा मिल जाता है इस अकाउंट की अब कोई जरूरत नहीं, तो इसको रिवर्स कर देते हैं। तो पैसा देखो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जो है उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब इस अकाउंट की हमको कोई जरूरत नहीं, तो जो भी पैसा उसमें, जो भी अमाउंट हमने उसमें डेबिट कर रखा था अब उसको रिवर्स कर देंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना पैसा मिलेगा, 10 लाख, ओके, 10 लाख हमको मिल गया, पूरा पैसा मिल गया। अब यहां नरेशन क्या होगा, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, ओके, पैसा जो है पूरा हमको मिल चुका फर्स्ट कॉल वाला। अब ये भी यहां पर, सॉरी लकीर खींच दी हमने। अब हमको करना है सेकेंड कॉल की एंट्री। देखो सेकेंड कॉल जो है उसमें भी हमने 25 रुपया ही कॉल किया है, देखो यहां पर 25 रुपया, और कॉल किस दिन किया, 1/2/2021 को हमने पैसा मंगाया सेकेंड कॉल का, 25 रुपया 1/2/2021 को। तो इसकी एंट्री जो है कर लेते हैं, सेकेंड कॉल जो हमारा ड्यू हुआ उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो 1 फरवरी 2021, 1/2/21 को एंट्री क्या होगी, शेयर सेकेंड, या सिर्फ शेयर फाइनल कॉल लिख देते हैं, ठीक है, शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। आप सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते थे, मैंने शॉर्टकट के लिए थोड़ा सा फाइनल कॉल लिख दिया है, ठीक है ना। आप सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर फाइनल कॉल में हमने कितना पैसा बुलाया, उतना ही बुलाया है, 25 रुपया, और टोटल 40,000 शेयर्स थे। यहां पर लिख देता हूं ब्रैकेट में 40,000 इंटू 25। तो कितना पैसा आ रहा है, ऑब्वियसली सेम जो फर्स्ट कॉल में था, 10 लाख रुपए। यहां पर भी क्रेडिट में 10 लाख रुपए। और यहां पर नरेशन क्या लिखना है, यही वाला नरेशन जो है इसी को उठा के यहां पर लिख देना है। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं कॉपी पेस्ट का, आप लोग अपने कॉपी में आराम से लिखना। और ये जो फर्स्ट कॉल है इसको मैं फाइनल कॉल यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर्ड इतना, डेटेड इतना, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक लकीर खींच देंगे। अब फाइनल कॉल का पैसा हमको किस दिन मिला, हमने ऐसा एज्यूम किया है कि फाइनल कॉल का पैसा हमको 31 मार्च 2021 को मिल गया। ओके, तो 31 मार्च 2021 के डेट में हमको एंट्री करनी पड़ेगी। आ जाओ, 31 मार्च 2021 के डेट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब ये कितना पैसा हमको मिला है, 10 लाख। ऑब्वियसली जितना पैसा कॉल किया उतना ही, सारे शेयर होल्डर्स अच्छे हैं, सबने पैसा दे दिया, ठीक है। अब ये बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। ओके, तो देखो सारे जर्नल एंट्रीज जो है हमने पास कर लिए। यहां पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं एक्चुअली, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। बस एक चीज थी कि जो लास्ट का जो फाइनल कॉल का पैसा किस दिन रिसीव हुआ है उसका डेट नहीं बताया हुआ था। एक्चुअली इन्होंने क्वेश्चन में बताया नहीं कि पैसा किस दिन रिसीव हुआ है, पर जब कंपनी ने कॉल किया है, कंपनी ने पैसा बुलाया है, शेयर होल्डर को बोला है 25 रुपया दो। 1 फरवरी 2021 को कंपनी ने शेयर होल्डर को बोला है 25 रुपया दो भैया पर शेयर। तो शेयर होल्डर्स तो पैसा देंगे ही ना, शेयर होल्डर्स तो चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे। बाकी जो 3 स्टेजेस थे, तीनों स्टेजेस में जब शेयर होल्डर ने पैसा दिया तो फाइनल कॉल में भी शेयर होल्डर्स पैसा देंगे। तो लॉजिकल एजम्पशन यही बनता है कि शेयर होल्डर ने पूरा पैसा दे दिया होगा। और डेट नहीं पता, और हमको बोला है कि ट्रांजैक्शंस जो हैं बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च 2021 को। तो सबसे सेफ एजम्पशन है कि आप यही डेट पकड़ के चलो, ठीक है ना। आप कोई भी डेट अज्यूम कर सकते हो, वहां पर डेट की कॉलम को आप ब्लैंक भी रख सकते हो, क्वेश्चन मार्क दे दो। यहां पर जो 31/3/2021 है, इसकी जगह हम डेट की कॉलम में एक क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हैं, ऐसा, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कितने तारीख को ये हमारा जो है वो रिसीव हुआ। ओके, तो ये सारे जर्नल एंट्रीज जो थे हमने इलस्ट्रेशन 3 के कर लिए। आशा करता हूं कि आपको सारी एंट्रीज जो है वो समझ में आई होंगी। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना। ओके, अब इसके बाद ये इसका सोल्यूशन था। यहां पर इलस्ट्रेशन 4 जो है, इलस्ट्रेशन 4 को कराने से पहले मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं, एक कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉल्स इन एरियर। जरा अपनी कॉपी में हेडिंग देना, कॉल्स इन एरियर। ओके, अब ये कॉल्स इन एरियर क्या है, देखो कंपनी जो है ना वो शेयर होल्डर से क्या करती है, पैसा मंगाती है, ठीक है ना। और ये जो पैसा मंगाती है वो आपने देखा कि पूरा पैसा, अगर शेयर का दाम 100 रुपया है तो पूरा पैसा एक बार में नहीं मंगाती। एप्लीकेशन में मान लो कुछ पैसा मंगा लिया, अलॉटमेंट में फिर कुछ पैसा मंगाया, फर्स्ट कॉल में कुछ मंगाए, सेकंड कॉल में, थर्ड कॉल भी हो सकती है, ऐसे करके अलग अलग स्टेजेस में कंपनी क्या करती है, पैसा मंगाती है। अब क्या होता है कि सारे शेयर होल्डर्स जो है ना, वो हो सकता है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया हो उन लोगों ने, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल का पैसा कुछ शेयर होल्डर्स नहीं दे पाते, या हो सकता है कि अलॉटमेंट में जो पैसा मंगाया गया वो कुछ शेयर होल्डर्स जो है वो लोग नहीं दे पाते, ठीक है। तो अगर कोई शेयर होल्डर जो पैसा मांगा गया है उससे, उसको देने में फेल करता है, उसको देने में फेल होता है, तो उसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। अब एक चीज समझो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो यहां पर एग्जांपल, शेयर की फेस वैल्यू है, मान लो शेयर की जो फेस वैल्यू है यह है ₹10,
ठीक है, हमको एप्लीकेशन में मंगाना है 3 रुपये, अलॉटमेंट में मंगाना है मान लो 4 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल है, इस कॉल में मंगाना है 3 रुपये। तो 3 3 6 और 4 10 रुपये टोटल हमारे हो गए। ओके, अब टोटल हमने मान लो 10,000 शेयर्स इशू किए, 10,000 शेयर्स इशूड एंड अलॉटेड। टोटल 10,000 शेयर्स मान लो हमने इशू किए, और 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन भी आ गई, हमने अलॉटमेंट भी कर दी 10,000 शेयर्स की। अब यहां पर लिखा है वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स कुड नॉट पे कॉल मनी। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स कुड नॉट पे कॉल मनी। एक बंदा था ऐसा जिसने 100 शेयर्स जो हैं लिए थे हमारे, उसको 100 शेयर्स अलॉट किए गए थे, और उसने कॉल में जो पैसा हमने मांगा था वो नहीं दिया। तो कितना पैसा उसने नहीं दिया, उसने जितना पैसा नहीं दिया वो है 100 इंटू 3, यानी कि उसने 300 रुपए नहीं दिए। अब ये जो 300 रुपए उसने नहीं दिए ना, वो हम तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि 300 रुपए उसने नहीं दिए। तो ये जो 300 रुपए हमको उससे वसूलने पड़ेंगे। कंपनी जो है वो शेयर होल्डर से ऐसी तो पैसा जो है वो छोड़ नहीं देगी। जब कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा मांगा है तो शेयर होल्डर को वो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो जब जब कंपनी आपसे पैसा मांगेगी शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा। पर कुछ शेयर होल्डर्स को क्या होती है कि दिक्कत होती है, वो उस समय पैसा नहीं दे पाते, कभी किसी के हाथ में पैसा कम होता है वगैरह चीजें हो जाती हैं, पैसा पूरा नहीं दे पाते, लेकिन बाद में जनरली वो लोग पैसा दे ही देते हैं। ठीक है, बाद में जनरली पैसा दे ही देते हैं। तो ये जो कॉल्स इन एरियर है, ये जो पैसा फिलहाल हमको नहीं मिला, ये पैसा हमको बाद में मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे जब आप कोई सेल करते हो तो हमेशा आपको सेल में कैश तो नहीं मिलती है, कभी कभी डेटर्स जो है वो उधारी में सेल माल लेके चले जाते हैं और बोलते हैं कि बाद में पैसा देंगे। तो कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए एक तरह से एक उधारी की तरह ही है। ठीक है, जो पैसा उनको मिलना था वो एक्चुअली मिला नहीं, लेकिन इसकी संभावना ये नहीं कि कभी नहीं मिलेगा, फ्यूचर में हो सकता है उस शेयर होल्डर को पकड़ के कंपनी पैसा निकाल ले। तो ये कॉल्स इन एरियर के रेस्पेक्ट में फ्यूचर में आपको पैसा मिलने के चांसेस हैं। तो जिस भी केस में, जिस भी चीज के अगेंस्ट में हमको फ्यूचर में कोई पैसा मिलने के चांसेस होते हैं, वो हमारे लिए एक तरह से एक एसेट होती है। ठीक है ना, जैसे कि डेटर्स, डेटर्स हम क्यों डेबिट करते हैं, डेटर्स हम क्यों डेबिट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमको उस डेटर्स से पैसा मिलेगा। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो है वो हमने इसलिए रखा कि ये जो शेयर होल्डर है इसको हम अपने बुक्स में डेटर्स की तरह तो नहीं लिख सकते, डेटर्स के नाम के हिसाब से तो इसको नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि नाम वाइज एक कंपनी के देखो हजारों लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, कितने लोगों का नाम अकाउंट्स में लिखोगे, पॉसिबल है क्या? बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाते हैं, हम जब डेटर्स दिखाते हैं बैलेंस शीट में तो डेटर्स लिखते हैं, राम श्याम ऐसा नाम थोड़ी लिखते हैं एक एक आदमी का कि राम से 100 रुपया उधारी है, श्याम से 500 रुपया उधारी है, ऐसा नहीं लिखते। सबको क्लब कर देते हैं और उसका एक नाम क्या देते हैं, डेटर्स। उसी तरह जितने भी शेयर होल्डर से हमारा कॉल का पैसा या अलॉटमेंट का पैसा आना बाकी है, बुलाया हमने, ड्यू डेट पे उन्होंने पैसा नहीं दिया, उनको हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट में रखते हैं वो बैलेंस। ठीक है, कॉल्स इन एरियर, क्योंकि फ्यूचर में हमको पैसा मिलना है। तो कॉल्स इन एरियर का बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये एक रिसीवेबल है, हमको इससे फ्यूचर में पैसा लेना है, पैसा लेना था इसने दिया नहीं, ठीक है, पैसा मिलना था दिया नहीं, फ्यूचर में इससे वसूलना है। तो कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए क्या होगा, एक एसेट की तरह है जिसमें फ्यूचर में हमको पैसे मिलने, तो ये होगा डेबिट। एक तरह से आप ये भी समझ सकते हो कि अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते, अगर आपको कोई दूसरा मेथड चाहिए समझने के लिए, मैं आपको एक और एंगल बताता हूं कि देखो कॉल्स इन एरियर होना मतलब कैपिटल के रूप में जो पैसा आना चाहिए था वो पैसा नहीं आया। ध्यान से सुनना मेरी बात, कॉल्स इन एरियर होने का मतलब क्या है, कैपिटल के रूप में जो पैसा आना चाहिए था हमारा वो पैसा हमारा नहीं आया। ठीक है, तो नहीं आने की वजह से हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल हमेशा क्या होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है ना, कैपिटल के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होती है। तो कैपिटल में पैसा नहीं आया मतलब ये जो जितना पैसा कम आया वो कैपिटल को कम कर रहा है, वो कैपिटल को कम कर रहा है कि नहीं? तो कैपिटल जब कम होगी तो क्या होगा, डेबिट। जैसे ड्रॉइंग्स होता था, याद है आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप में ड्रॉइंग्स के कारण कैपिटल कम होता था, तो क्या करते थे हम, ड्रॉइंग्स को डेबिट। तो कॉल्स इन एरियर में जो कैपिटल का पैसा नहीं आया उसके कारण कैपिटल बिजनेस की कम हो रही है ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको डेबिट। पर ये ज्यादा लॉजिकल नहीं है, ज्यादा लॉजिकल आप ऐसे मान के चलो कि ये जो है हमको पैसा वसूलना है लोगों से, शेयर होल्डर से, तो इसलिए हमारा डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि हमको पैसे लेने हैं। ठीक है ना, फ्यूचर रिसीवेबल है हमारा। ओके,
तो ये होता है कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसकी जर्नल एंट्रीज में अभी नहीं करने वाला, मैं आपको यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है, इसी से आपको कॉल्स इन एरियर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 4 जो है इसको हम लेके अभी आगे बढ़ेंगे। ओके, अब देखो ये इलस्ट्रेशन 4 को मैं साफ सुथरे तरीके से अलग जगह पर लेके आया हूं। अब यहां पर आप इसको पढ़ो मेरे साथ साथ। ओके, पंत लिमिटेड कंपनी का नाम है, इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹50 ईच। पंत लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन को इनवाइट किया। ठीक है, और एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना है, एक इक्विटी शेयर का दाम है ₹50 पर शेयर। ओके, ये इसको नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू बोलते हैं। ओके, विच आर पेबल एज ऑन एप्लीकेशन ₹20 ऑन अलॉट। अच्छा, इसको हाईलाइट करते हुए चलता हूं। एप्लीकेशन में ₹20 देना है, अलॉटमेंट में ₹10 देना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ₹20 देना है। तो देखो टोटल 50 हो जा रहा है, 20 और 10 30 और 20 50। अब कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया है 60,000 शेयर्स के लिए। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स। 50,000 हमने ऑफर किए, 60,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया, यानी कि 10,000 शेयर्स का ज्यादा एप्लीकेशन आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई। तो इस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा भैया। तो द डायरेक्टर्स एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड द रेस्ट। जैसा मैंने बोला, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करके रिफंड कर देना पड़ेगा। ठीक है, शो जर्नल एंट्रीज इफ द कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स। क्या लिखा है कि जर्नल एंट्रीज दिखाओ। ठीक है, अगर कंपनी रिफंड कर देती है एप्लीकेशन मनी टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स। अब देखो टोटल 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, हमारे पास शेयर्स हैं कितने ऑफर करने को, 50,000। अब 10,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा पैसा 10,000 शेयर्स के ऊपर जो भी आया था एप्लीकेशन मनी उसको रिफंड करना पड़ेगा, सीधी सी बात। ओके, अब क्या बोल रहा है कि 50,000 शेयर्स हमने अलॉट तो किए, एप्लीकेशंस एक्सेप्ट तो किए, पर अलॉटमेंट मनी जो रिसीव हुई सिर्फ 45,000 शेयर्स के ऊपर हुई, यानी कि 5,000 शेयर्स के ऊपर जो अलॉटमेंट मनी है वो हमारा कॉल्स इन एरियर में जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आप इसको कॉल्स इन एरियर क्यों बोल रहे हो, ये तो कॉल मनी जो है वो जो है कॉल मनी में तो हमको पैसे कम नहीं मिले, हमको तो अलॉटमेंट में पैसे कम मिले हैं। 45,000 शेयर्स की अलॉटमेंट मनी जो है वो कम मिली, 45,000 नहीं सॉरी 5,000 शेयर्स की अलॉटमेंट मनी हमको नहीं मिली है। तो आप इसको बोलो अलॉटमेंट इन एरियर, ऐसा नहीं कहते। जो भी शेयर होल्डर से पैसा हमारा आना जो है नहीं होता है, जो पैसा आना चाहिए पर नहीं आया, चाहे वो अलॉटमेंट में हो चाहे कॉल्स में हो, उसको हम कॉल्स इन एरियर ही बोलते हैं, अलॉटमेंट इन एरियर वर्ड हम यूज नहीं करते। ठीक है ना, तो ऐसी कोई डाउट अपने दिमाग में मत रखना कि अलॉटमेंट स्टेज में जो पैसा नहीं आया उसको कॉल्स इन एरियर क्यों बोल रहे हैं, उसको अलॉटमेंट इन एरियर क्यों नहीं बोल रहे। ये सब डाउट्स जो है अपने दिमाग में मत रखना, उसको कॉल्स इन एरियर ही कहेंगे। ओके, अब यहां पर जो है इसकी एक छोटी सी चार्ट बना लेते हैं। देखो एप्लीकेशन में हमको कितना पैसा लेना है, ₹20, अलॉटमेंट में कितना पैसा लेना है, ₹10, और कॉल जो है एक ही कॉल है उसमें लेना है ₹20। तो टोटल हमको मिल रहा है ₹50। ठीक है ना, टोटल कंपनी से ₹50 लेना, एक शेयर का दाम भी ₹50 ही है। ओके, अब हमको अलॉटमेंट में एप्लीकेशन में कितने मिले, 60,000। एक सेकेंड, यहां पर हमको एप्लीकेशन रिसीव कितने हुए, RECV रिसीव, अलॉटेड और रिफंड। ठीक है, तो देखो हमको एप्लीकेशंस रिसीव हुए 60,000 शेयर्स के, हमने अलॉटमेंट की 50,000 शेयर्स की, तो रिफंड कितने का करेंगे, 10,000 शेयर्स का। ओके, अब ये जो संख्या है मैंने लिखी है 60,000, 50,000, 10,000, इससे हम ₹20 को मल्टीप्लाई करेंगे जो पर शेयर की वैल्यू है, तो हमको पैसों में पता चल जाएगा कि कितने पैसे हमको रिसीव हुए थे, कितने पैसे हमने अलॉटमेंट में यूज कर लिए और कितने पैसे हमने रिफंड कर दिए। ओके, अलॉटमेंट में हमको पर शेयर ₹10 लेना है। हमने अलॉटमेंट जो है वो कॉल किया था 50,000 शेयर्स पे, पर हमको मिले पैसे 45,000 शेयर्स के। ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे। और कॉल का पैसा के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो कॉल की हम कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। कंपनी ने अभी भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा देखो यहाँ पर मांगा नहीं है।
हमसे क्या बोला है, शो जर्नल एंट्रीज इफ कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स। तो हमको अलॉटमेंट का पैसा मिलने तक का जर्नल एंट्री करना है, कॉल के बारे में कुछ बोला नहीं, कोई जर्नल एंट्री हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। इस बार मैं फॉर्मेट वगैरह बनाने वाला हूं नहीं, बस सिंपल जर्नल लिखूंगा। ओके, अब देखो सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, ये जो एप्लीकेशन का पैसा हमको मिला है, कितने रुपए मिले हमको, देखो 60,000 एप्लीकेशन हमको रिसीव हुए 20 रुपया करके, तो 60,000 इंटू 20 यानी कि हमको 12 लाख रुपए मिले। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। डेट्स वगैरह कुछ पता नहीं है इसलिए मैं डेट्स लिख नहीं रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब देखो यहां पर शेयर जो है वो बोल दिया कि इक्विटी शेयर्स है, तो हमको अब शेयर एप्लीकेशन सिर्फ लिखना सही नहीं होगा, हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पर आप एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, ओके। 12 लाख रुपए जो है हमने रिसीव की, और इस सोल्यूशन में मैं नरेशन और डिटेल्स में लिखने नहीं वाला, मैं यहां पर सिर्फ फिगर्स लिखूंगा। 60,000 शेयर्स पे हमको 20 रुपए करके मिले, तो 12 लाख रुपए जो है वो हमको मिले। ये जर्नल नंबर 1। अब जर्नल नंबर 2 क्या होगा, जर्नल नंबर 2 होगा ये जो एप्लीकेशन का पैसा हमको मिला उसमें से कुछ पैसा हमने क्या किया, रिफंड कर दिया, और कुछ पैसा हमने क्या किया, अलॉट कर दिया। अलॉट करने का मतलब क्या है, पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना, ओके। अलॉट मतलब क्या, पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना। तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये कितना था, 12 लाख का। इसका यहां पर ब्रेकअप जो है वो लिख देते हैं, 60,000 इंटू 20, ठीक है। ये 12 लाख का था। अब ये पैसे को हमको क्या करना है, 60,000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपए करके मिले हैं, 50,000 शेयर्स के ऊपर जो 20 रुपए होंगे वो हमको करना है अलॉटमेंट, ठीक है ना। अलॉटमेंट करना है यानी कि कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो यहां पर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हम कितना कर सकते हैं, 10 लाख। कैसे आया 10 लाख, ये मैं दिखा देता हूं आपको। 50,000 शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं, उस पर 20 रुपए एप्लीकेशन मनी जो है हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो वो आ जाता है 10 लाख। और उसके बाद टू, अब बाकी पैसा क्या होगा हमारा, ये जो पैसा है हमारा 10,000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपया यानी कि 2 लाख रुपए, कितना, ये पैसा हमारा रिफंड हो जाएगा। 12 लाख में से 10 लाख रुपया हमने अलॉटमेंट के लिए यूज कर लिया, मतलब उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन मनी। 2 लाख रुपए हमको 10,000 शेयर होल्डर्स के रिफंड कर, 10,000 शेयर्स के हमको रिफंड करने, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट होगा क्योंकि हम पैसा रिफंड कर रहे हैं, ओके। तो ये एंट्री भी हमने कर दी, आपको मैंने ब्रेकअप भी दिखा दिया। अब थर्ड पॉइंट में आ जाओ। थर्ड पॉइंट में क्या है, अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा तो हमको मिल गया, हमने क्या किया, 50,000 शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट किए। अलॉटमेंट का पैसा जो हम कॉल करेंगे, ये जो 10 रुपया हमारा अलॉटमेंट का पैसा है, ये हम कॉल करेंगे कितने शेयर्स पे, 50,000 शेयर्स पे, क्योंकि एक्स्ट्रा जो 10,000 के एप्लीकेशन आए थे वो हमने रिफंड कर दिए। ये देखो 10,000 का हमने रिफंड कर दिया। तो ये जो 10 रुपया कॉल होगा, ये कितने का कॉल होगा, ये 50,000 शेयर्स के ऊपर ही कॉल होगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में, और अभी हम पैसा कॉल कर रहे हैं, ठीक है, पैसा हमको अभी मिला नहीं है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा, कितना पैसा हमारा, 50,000 इंटू 10 रुपया है ना, शायद अलॉटमेंट में कितना है, 10 रुपये, ठीक है। तो 50,000 इंटू 10 यानी कि 5 लाख रुपए, ओके, 5 लाख। ये हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री कर दी, ये क्या है, अलॉटमेंट मनी ड्यू, ओके। अब चौथा जो पॉइंट होगा वो होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव करने का, अलॉटमेंट का जो पैसा हमको मिला। लेकिन अलॉटमेंट का पैसा हमको कितने शेयर्स पे मिला, देखो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा हमको कितने शेयर्स पे मिला। देखो यहां पर क्लियरली क्वेश्चन में लिख दिया है कि अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स, कितना, 45,000। तो हमको 10 रुपया करके जो मिला, ये मिला 45,000 शेयर्स पे, यानी कि हमको सिर्फ 4.5 लाख रुपए ही मिले। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000।
ओके, अब सॉरी, यहाँ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है, ये हमने कितना डेबिट कर रखा था, ये हमने कितना डेबिट कर रखा था 5 लाख, तो इसको 5 लाख से क्रेडिट करना पड़ेगा, इसको 5 लाख से हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 5 लाख से आपने क्रेडिट कर दिया यहां पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को, और बैंक अकाउंट में तो डेबिट 4.5 लाख ही आए, तो बाकी 50,000 का जो डेबिट है ये कहां जाएगा, तो ये जाएगा बेटे कॉल्स इन एरियर में। ये जो मैंने आपको लिखाया ना इतना बड़ा कॉल्स इन एरियर, ये अब कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, यहां पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब इसका लॉजिक क्या है देखो, फिर से समझा देता हूं। ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आपको पैसा कितना आपने मंगाया था, आपने 5 लाख रुपया कॉल किया था शेयर होल्डर से, 50,000 शेयर होल्डर से आपने 10 रुपया पर शेयर जो है मांगा था, तो आपने कितना पैसा कॉल किया था, आपने कैपिटल में कितना पैसा ड्यू कर दिया था, आपने कैपिटल में देखो 5 लाख रुपए ढाल दिया, आपने कैपिटल को 5 लाख रुपए से बढ़ा दिया है। ठीक है ना, कैपिटल को आपने 5 लाख रुपए से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जो अमाउंट हमको मिलनी थी वो पैसा आपने ऑलरेडी कैपिटल में डाल दिया 5 लाख रुपए। पर बैंक में जो आपके पैसे आए शेयर होल्डर से वो पूरे पैसे नहीं आए, कितने, 5 लाख में से सिर्फ 4.5 लाख आए। 5,000 शेयर्स एक किसी कुछ बंदों के पास थे, उन लोगों ने पैसा अभी तक अलॉटमेंट का दिया नहीं, तो अभी पैसा नहीं दिया कॉल करने पर, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी पैसा नहीं देंगे। शेयर होल्डर्स इनके पास जाएगी, इनको अप्रोच करेगी और पैसा, शेयर होल्डर्स कह रहा हूं सॉरी, कंपनी जो है वो इनके पास जाएगी, इन शेयर होल्डर्स के पास, और इनको अप्रोच करके इनसे पैसा निकालने की कोशिश करेगी, और बहुत केसेस में होता है कि पैसे मिल भी जाते हैं। ठीक है ना, मिल भी जाते हैं, तो इसीलिए ये पैसा हमको बाद में मिलने की संभावना है, इसलिए हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट में इसको डेबिट करके रख दिया। हमने शेयर कैपिटल को छेड़ा नहीं, ऐसा नहीं कि 5 लाख से हमने ड्यू किया था तो इसको रिवर्स करके कैपिटल कम कर दें, नहीं, जब तक ये पैसे हमको मिल नहीं जाते तब तक हम इसमें रखेंगे। हाँ, अगर फाइनली हमको पता चलती है कि पैसे ये बंदा देगा ही नहीं, तो उस समय में हम एक चीज करते हैं, जो शेयर्स को ही कैंसिल कर देते हैं। इसको जो भी शेयर्स हमने इशू किए थे ना, उस शेयर्स को हम कैंसिल कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो वो आप फ्यूचर में सीखोगे, अभी के लिए समझ के रखो कि ये पैसे जो हैं ये हमको अभी तक मिले नहीं है, पर फ्यूचर में मिल जाएंगे, इसलिए हमने कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक फ्यूचर रिसीवेबल की तरह है। ओके, तो ये हमने कर दिया है। तो इसके बाद और हमारी कोई एंट्रीज जो है वो बाकी नहीं रहती। इलस्ट्रेशन 4 और सॉरी अलॉटमेंट का पैसा जो है वो हमको 45,000 शेयर्स के लिए मिल गया। कॉल के बारे में हमको कुछ बताया नहीं है, तो कॉल की एंट्रीज हम नहीं करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 4 जो है, जो होमवर्क दिया था मैंने आपको करा दिया। कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखा दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखाया है ना, ये एग्जाम्पल, ये आप एज अ होमवर्क कर लो। ठीक है ना, इसको अपने कॉपी में एक बार नोट कर लो और इसकी जर्नल एंट्रीज बना लेना। देखो कॉल मनी जो है 300 शेयर पे 100 शेयर्स पे 3 रुपए करके रिसीव नहीं हुआ था, तो उस हिसाब से आप जर्नल एंट्रीज जो है इसकी कर लेना। ओके, चलो अब मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, और उसके बाद इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे और अगले वीडियो में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। हेडिंग देना आप, शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है सर, शेयर्स इश्यूड एज अ प्रीमियम। देखो अभी तक हमने क्या बात की, अभी तक हमने बात की कि जो शेयर्स हमारे कंपनी के हैं, मान लो शेयर जो है एक हमारी कंपनी का, इसका फेस वैल्यू है ₹100। ठीक है, ₹100 हो सकता है, ₹10 हो सकता है, 50 रुपए हो सकता है। तो जो भी शेयर्स अभी तक हमने बात की, फेस वैल्यू 100 था, और हमने इशू भी कितने में किया, इशू प्राइस भी हमारा ₹100 ही होता था, यानी कि इशू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर हम करते आ रहे हैं अभी तक जो हमने देखा है। पर जो रेप्यूटेड कंपनीज होती है ना, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं, वो जनरली ना ऐसा नहीं करती। जितने रुपए का शेयर है, एक शेयर की जो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है, वो जनरली उससे कुछ ज्यादा दाम में इस शेयर को इशू करते हैं मार्केट में। पब्लिक को बोलते हैं कि देख मेरी कंपनी तो बहुत ज्यादा, मैंने ऐसा बोलते नहीं है, उनके दिमाग में ऐसा होता है कि मेरी कंपनी तो बहुत ज्यादा रिप्यूटेड है,
पब्लिक में बहुत ज्यादा क्रेज है मेरी कंपनी का, अच्छा खासा मुनाफा कमाती है मेरी कंपनी, तो मैं 100 रुपए के शेयर्स अगर 110 रुपए में भी मार्केट में बेचना जाऊं तो पब्लिक जो है वो हड़बड़ा के खरीद लेगी। और ऐसा होता भी है। जो रेप्यूटेड शेयर जो रेप्यूटेड कंपनीज होती है ना, उनके शेयर्स पब्लिक जो है 100 का शेयर ना 120, 25, 30, 40 जितने में मिले खरीदने के लिए तैयार होती है। तो कंपनीज क्या करती है, इस बात का फायदा उठाती है, वो समझती है इस चीज को कि अगर मैंने अपने 100 रुपए के शेयर्स को मार्केट में 150 में भी अगर बेचा तो पब्लिक जो है ना वो भीड़ लगा देगी मेरे शेयर्स को खरीदने के लिए। तो उस केस में कंपनीज क्या करती हैं, शेयर्स को फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे इशू नहीं करती, उसको फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से ऊपर इशू करती हैं। तो मान लो अगर जो डिफरेंस होता है ना प्राइस का, मान लो कि मेरे शेयर का फेस वैल्यू, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, मान लो मेरे शेयर का फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपया है, लेकिन मैं इशू कर रहा हूं 120 रुपए में, इशू प्राइस है मेरा 120, तो ये जो 20 रुपए का सरप्लस है, सरप्लस ऑफ ₹20 इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर। ठीक है, ये जो 20 रुपया का प्रीमियम आप ले रहे हो, प्रीमियम मतलब क्या, ओवर एंड अबव द शेयर का नॉमिनल वैल्यू या उसका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 100 रुपए पर पब्लिक को आप बोल रहे हो कि हम अपना एक शेयर आपको 120 रुपए में देंगे, तो ये जो 20 रुपया आप एक्स्ट्रा ले रहे हो यहां पर, ये आपका प्रीमियम कहलाता है। ठीक है, अब जो भी पैसा आपका आता है, ठीक है, अब एक शेयर के बदले आपका 100 रुपया तो आएगा नहीं, शेयर होल्डर से कितना पैसा आएगा, 120 रुपया आएगा, यानी कि 20 रुपया ज्यादा आएगा। तो ये जो 20 रुपया ज्यादा आया ना, इसको आप इक्विटी शेयर कैपिटल में नहीं डाल सकते, इसको आप इक्विटी शेयर कैपिटल में नहीं डाल सकते। ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपया आया उसको आपको एक अलग अकाउंट में डालना पड़ेगा, जिस अकाउंट को हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये पैसा जो एक्स्ट्रा आता है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आता है, ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। आपने एक शेयर के पीछे 120 रुपए मंगाया है, शेयर पब्लिक को बोला है कि हम अपना शेयर 120 में बेचेंगे, तो उस 120 में से जो 100 रुपया होगा, जो फेस वैल्यू होगा, वो तो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल में। जब आपको पैसे मिलेंगे तो इसको आप कहां क्रेडिट करोगे, ये पैसे आप कहां डालोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में, जर्नल एंट्री के थ्रू आप ट्रांसफर कर दोगे, आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, लेकिन वो 100 रुपए से होगी। जो एक्स्ट्रा 20 रुपए आपको मिल रहे हैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएंगे। ठीक है ना, और ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है ना, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी के जो रिजर्व्स होते हैं उसका एक पार्ट होता है, पर ये फ्री रिजर्व नहीं होता, इसके रेस्ट्रिक्टेड यूजेस है। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी के लिए एक प्रॉफिट की तरह ही है, लेकिन ये प्रॉफिट जो है ना, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। ठीक है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, इसको आप जैसे मर्जी वैसे यूज नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट के हिसाब से और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे, इस सिक्योरिटीज प्रीमियम का आप सिर्फ 5 तरह से यूज कर सकते हो, 5 यूजेस हैं इसके। इसके बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। बस आप याद रखना कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है, इसको आप 5 कामों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पैसे आपके पास एक्स्ट्रा आते हैं, ये कंपनी इन पैसों का कुछ तो करेगी, ऐसे ही मंगा के अपने पास रखे तो मैंने आइडल तो रखा हुआ नहीं रखेगी ना, कुछ तो करेगी इन पैसों का। तो इन पैसों से आप सिर्फ 5 यूजेस कर सकते हैं, और वो 5 यूजेस जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं बता रहा, बस इतना ध्यान के रखो कि ये जो पैसा है 20 रुपए का एक्स्ट्रा पैसा, ये प्रीमियम कहलाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और शेयर्स जो है वो प्रीमियम पे इशू होते हैं, जनरली होते हैं। ठीक है ना, अब ये जो प्रीमियम का पैसा है ना, ये आप कभी भी मंगा सकते हो। एप्लीकेशन के समय पे आप मंगा सकते हो 20 रुपया एक्स्ट्रा, या अलॉटमेंट के समय पे मंगा सकते हो, या कॉल के समय में मंगा सकते हो, किसी भी स्टेज पे मंगा सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ नहीं है कि ये प्रीमियम का पैसा हमको किस स्टेज में लेना है, तो आप मान के चलोगे कि अलॉटमेंट के स्टेज पे हमको ये पैसा लेना है। ठीक है, अलॉटमेंट के स्टेज पे हमको ये पैसा लेना है। ठीक है, तो आज बस इसका एक ओवरऑल डिस्कशन जो है हम करेंगे। ठीक है, इसका और ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आप इंस्टीट्यूट के मैट में शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम का जो टॉपिक है, देखो यहां पर शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट के बारे में मैं बता दूंगा अगले क्लास में। यहां पर देखो शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम का जो टॉपिक है, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हो। यहां पर देखो वो 5 रीजंस दिए हुए हैं जिसके लिए आप शेयर्स जो है, शेयर्स प्रीमियम जो है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसको यूज कर सकते हो। 5 चीजें जहां पर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हो, और ये 5 चीजें कौन बताता है,
कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन नंबर 52 है, आपको सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें ये चीजें बताई हुई है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम किस पर्पस में यूज हो सकता है, और वो सिर्फ 5 पर्पसेस में यूज हो सकता है। वो मैं अगले क्लास में आपको थोड़ा सा बता दूंगा। ये एक्चुअली लॉ का पार्ट है, अकाउंट्स में 1-2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आ सकता है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में एक बार आप घर में रीड कर लेना। अगले क्वेश्चन में, अगले क्लास में सॉरी, हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के ऊपर जो इलस्ट्रेशंस होंगे, जैसे कि इलस्ट्रेशन 6, उससे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा आपका दिमाग नहीं खाऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चीजें पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।